आज का टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक। हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर क्या है ये, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे ये काम करता है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं 1.4 12वां, इसमें देखिए ये ऊपर बी और सी दो मुँह हैं। एक तरह से ये मटका जैसा है, उसके ऊपर सुराही जैसे ऊपर दो गले बने हुए हैं, बी और सी, है ना। ऊपर बी का जो मुंह है वो चौड़ा है, यहाँ से देख रहे हैं आप ये, और ये इसकी गला है, उसकी लंबाई है हुई एल, और बीच का जो भाग है वो क्यू बता दिया, ठीक है। और नीचे जो छेद है या नीचे का जो मुंह है वो ऊपर की तुलना में छोटा है। ये क्या काम करता है कि हमारे पास यदि किसी ध्वनि में दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर बहुत ही कम है तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। या उन दोनों में कोई वीक हार्मोनिक यानी क्षीण सन्नादि उपस्थित हो तो हम कानों द्वारा उसका भेद नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों की आवृत्ति क्या होती है, लगभग समान होती है। तो इस प्रकार की सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित ऐसी आवृत्तियाँ का पता लगाने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का प्रयोग किया जाता है, जो अन्य स्वरों को छोड़ते हुए अपनी स्वाभाविक आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के निकट की स्वर आवृत्तियों का अभिग्रहण करके, यानी उनको तो एक्सेप्ट कर लेता है विशिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद, यानी बहुत ध्वनि तेज उत्पन्न होगी, वो तीक्ष्ण अनुनाद कहलाएगा, वो प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार यह ऐसी ध्वनियों की उपस्थिति की पहचान का एक साधन बन जाता है। चित्र में हमने देखा हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के लिए कांच अथवा धातु का बना खोखला गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब यह है, ये क्यू, जिसमें दो परस्पर नेक बने हुए अभिमुख गले, दोनों में ग्रीवाओं में लंबी तथा चौड़ी ग्रीवा तो हो गई ऊपर की। बी सम्मिश्र ध्वनि का विश्लेषण करना हो उसके अभिग्रहण के लिए होती है तथा पतली एवं छोटी अभिग्रहण तरंगों की पहचान करने के लिए कान में लगाने के लिए होती है। ये जो आप देख रहे हैं जो सोर्स उत्पन्न कर रहा है, अलग अलग दो ध्वनियाँ हैं, वो यहाँ बी से एंटर होगी वो दोनों, और सी की तरफ हम कान लगाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो ध्वनियाँ बाहर निकलेगी उनको इससे सुना जाता है। और ये इस तरह से कांच का बल्ब या धातु का होता है। तो जब किसी सम्मिश्र की ध्वनि जिसका विश्लेषण हमें करना है को बी पर यानी ऊपर चौड़े मुंह पर आपतित कराया जाता है तो उसके कारण नलिका या ग्रीवा बी के अंदर की वायु क्या करने लगेगी, कंपन करने लगती है और आपाती ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में वायु का विस्थापन अंदर की ओर तथा विड़लन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होता है। ऊपर से जो अंदर आ रही है ये यहाँ पे ऊपर से आपने तो प्रेशर लगा, इसमें वायु के जो कण हैं वो क्या होंगे, विस्थापित होंगे, और यहाँ तो ये तो हो जाएगा संपीड़न, और यहाँ विड़लन होगा, उसके कारण ये बाहर निकलेंगे सी से। तो बी में वायु का विस्थापन अंदर की ओर तथा विड़लन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होगा। यदि बी नलिका की लंबाई एल तथा काट क्षेत्र ए तथा उसमें उपस्थित वायु का घनत्व रो है तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ए एल रो, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका द्रव्यमान कैसे आया, क्योंकि हम रो जानते हैं द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, और ऊपर आयतन को हम क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिखेंगे ए एल, इसलिए क्रॉस गुणा करने पर हमारे पास एम इजिकल टू रो ए एल आ जाएगा, या ए एल रो जो भी लिखा हुआ है। यदि बी पर आपतित सम्मिश्र ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु का अंदर की ओर विस्थापन x होता है तो बल्ब Q के अंदर की वायु के आयतन में कमी dV कितनी हो जाएगी, आयतन इंटू आयतन का मान हम क्षेत्रफल इंटू लंबाई ले लेंगे, ठीक है ना। ये उसका अनुप्रस्थ काट हो गया, और विस्थापन हमारे पास इस तरह से ये x है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स।
तथा वायु दाब में जो वृद्धि है वो कितनी कह रहा है ये dP। ठीक है। गैस के आयतन प्रत्यास्थता की परिभाषा बल्ब Q में उपस्थित वायु की प्रत्यास्थता गुणांक E हम जानते हैं क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल को हम कहते हैं दाब अपॉन क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, दाब अपॉन क्षेत्रफल। तो ये प्रतिबल दाब के बराबर ही होता है और ये बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, और उसको हम दाब के बराबर लिख सकते हैं और वो dP के बराबर हो गया। तो इसलिए ऊपर तो प्रतिबल हो गया, दाब में परिवर्तन, आयतन विकृति क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन अपन वास्तविक आयतन, है ना। वास्तविक आयतन कैपिटल V है और आयतन में परिवर्तन dV है। तो क्रॉस गुणा करने पर इसको हमारे पास dP आ जाएगा इस तरह से -E/dV/V। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब दाब बढ़ने पर आयतन में कमी होती है और दाब घटने पर आयतन में वृद्धि होती है। यानी P और V एक दूसरे के, एक का मान बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है। और इस तरह से ये dV का मान रख दिया तो dP का मान हमारे पास इन पदों में आ जाए। बल्ब Q में दाब की इस वृद्धि के कारण नलिका B में उपस्थित m द्रव्यमान की वायु जो पिस्टन होगा, एक प्रत्यानयन बल लगेगा जिसका मान होगा बल दाब इंटू क्षेत्रफल हो गया। dP का मान आपने रख दिया, समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अतः वायु पिस्टन की गति का जो समीकरण है ना, बल इंटू यहाँ पे त्वरण आ गया और इसको -kx के बराबर लिख लिया, तो क्या हो गया हमारे पास EA²/V, बल नियतांक हो जाएगा md2x/dt² प्लस kx। इसको हम देखेंगे, ये जो समीकरण 4 आ रही है वो सरलावत गति करते हुए जो कण है उसके गति के अवकल समीकरण के समतुल्य है। तो यहाँ से हम तुलना करके ω0 का मान निकाल सकते हैं और वो ω02 k/m एक नियतांक है और इससे आवर्तकाल t का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 4 सरलावत गति प्रदर्शित करता है और हम इससे ω0 यदि हमें पता है तो t का मान निकाल लेंगे। t हो जाएगा इस तरह से ये, और k का मान आपने यहाँ पे रख दिया EA²/V। तो ये नया सूत्र आ गया हमारे पास आवर्तकाल का 2π√mv/EA²। तथा आवृत्ति हो जाएगी, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है n=1/t, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये n का मान आ गया आवृत्ति का। m आप AL रो लिख देंगे, तो यहाँ पे जो A और A कटना है तो हमारे पास फाइनल आवर्तकाल का सूत्र क्या हो जाएगा, A=2π√L/V/EA। और आवृत्ति का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और वायु में ध्वनि का वेग c है तो c को हम लिखते हैं, निकाल चुके पहले, √E/ρ। अतः ध्वनि के वेग के पदों में हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का मान आवर्तकाल का, इस तरह से हम दोनों और आवृत्ति का मान निकाल सकते हैं। ये समीकरण क्या कह रहे हैं कि विभिन्न A, L तथा V, ठीक है, सुराही का जो या बल्ब का जो मुंह है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी A πr², यानी उसकी त्रिज्या का मान पता हो, उसके गले की लंबाई L पता हो तथा उसका आयतन V पता हो, तो हम भिन्न भिन्न आवृत्ति के हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद बनाए जा सकते हैं। और प्रत्येक अनुनादक की एक निश्चित लाक्षणिक आवृत्ति होगी तथा वह आपतित सम्मिश्र ध्वनि के इसी आवृत्ति पर ही अनुनादित होगा। इस प्रकार से आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण तथा उनकी आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात कई हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद उपयोग करके किया जा सकता है। धन्यवाद।